आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। वक्फ अमेंडमेंट बिल का काउंटडाउन जारी है। लगभग 18 घंटे बाद लोकसभा में इस साल का सबसे बड़ा सियासी टेस्ट होने वाला है। तमाम अटकलों और जेपीसी के संशोधन के बाद फाइनली केंद्र सरकार मोस्ट अवेटेड वक्फ संशोधन बिल को सदन में चर्चा के लिए पेश करेगी। विपक्ष ने 12 घंटे की चर्चा की मांग रखी, लेकिन फिलहाल 8 घंटे की चर्चा का समय तय किया गया है। जरूरत के हिसाब से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी टीडीपी ने आखिरकार अपना स्टैंड साफ कर दिया है और बिल को अपना पूर्ण समर्थन देने का फैसला कर लिया है। ये इस लिहाज से अहम है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर दूसरे मुस्लिम संगठन या फिर विपक्षी पार्टियां, हर किसी ने नीतीश और नायडू पर ही सबसे ज्यादा बिल का विरोध करने का दबाव बनाया था। नीतीश कुमार फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। जेडीयू का कहना है कि वो अपने पत्ते संसद में बिल पेश होने के बाद खोलेगी, लेकिन अगर इसी समीकरण को कल संसद के नंबर गेम के हिसाब से देखें तो नीतीश का स्टैंड बदल भी जाता है तो भी नायडू और चिराग पासवान के समर्थन से मोदी सरकार आसानी से वक्फ संशोधन बिल को पास करा सकती है। अब सवाल है कि वक्फ बोर्ड का फ्यूचर क्या होगा। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि वक्फ बोर्ड ने आज तक गरीब मुसलमानों का कोई काम नहीं किया, उनके वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया, इसलिए वक्त की मांग है इसमें सुधार हो। योगी ने यह भी कहा कि जब बड़े बड़े रिफॉर्म्स होते हैं तो हो हल्ला मचता है, लेकिन रिफॉर्म्स वक्त की डिमांड है। सवाल है कि मोदी 3.0 में 2025 के पहले महासंग्राम में क्या विपक्ष को बड़ा झटका लगने जा रहा है? क्या वक्फ संशोधन बिल पास होने के साथ ही मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति का अंत हो जाएगा? सवाल यह भी कि क्या कल के बाद हिंदुस्तान में तुष्टीकरण की राजनीति का दी एंड हो जाएगा? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं वक्फ पर मचे घमासान पर सियासी बयान। बजट सत्र 4 अप्रैल तक है और जो बिल हम लोकसभा में पारित करते हैं वो राज्यसभा में भी पारित करना होगा। इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। जेडीयू हो, टीडीपी हो और चिराग पासवान जी की पार्टी हो, शायद उसको समर्थन ना दें और उनका खुद का बहुमत है नहीं। हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी, क्योंकि इनको पता है इनका वोट खिसक गया है। अभी तक तो ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे, अब इनकी कोशिश है कि मुसलमान भाइयों को भी गुमराह कर दें। वो यही कर सकते हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है। तो ये बिल किस लिए ला रहे हो? देश में नफरत फैलाने के लिए? अपना दल से जो अपनी पार्टी है वो क्यों भ्रमित हो गए इस बिल के ऊपर, वो पहले देखिए, बाद में और लोगों की बात करिए। देखिए ये बिल आ जाएगा, ये वक्फ की बेहतरी के लिए होगा। ये बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो संविधान ने इख्तियार दिया है वो कुछ ले जा रहे हैं। हम वैसे ही विरोध करेंगे जैसा जेपीसी में। ये हमारे माइनॉरिटीज और खास करके मुसलमानों के हित में है। तो दोनों ही तरफ से बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। बहरहाल कल बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है मोदी सरकार का, अपने साथ देते हैं या नहीं देते हैं और इस बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है। इन्हीं तमाम सवालों पर आज का मुकाबला हम करेंगे, लेकिन शुरुआती कमेंट्स के लिए मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊं, उसके साथ ही ये भी बता दूं कि शुरुआती कमेंट के लिए मेरे हर एक मेहमान को मैं 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट का समय दूंगी। सैयद जफर इस्लाम साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अंजुम आरा, जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ हैं और मौलाना ननीमुद्दीन, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ हैं। तो पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से 3-3 लोग हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि इस बिल की जरूरत क्यों है और इस बिल का विरोध क्यों है। सबसे पहले मैं पक्ष की तरफ से शुरुआत करती हूं और सैयद जफर इस्लाम साहब 1 मिनट आपको दे रही हूं। बिना आरोप प्रत्यारोप लगाए सरकार की मंशा बताइएगा और ये बताइएगा कि वक्फ संशोधन बिल जरूरी क्यों है। समय आपका अब शुरू होगा। चलिए, जफर इस्लाम साहब का संपर्क शायद हमसे टूट रहा है, उनके पास हम जाएंगे। जफर की आवाज
अब आप संपर्क वापस है, फिर से मैं आप सवाल करें, मेरे कोई सवाल नहीं आप सुन पाया। मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ, 1 मिनट का समय फिर से आपके लिए मैं ये घड़ी चलवाऊंगी। आप सरकार की नीयत साफ करिए जफर इस्लाम जी। 1 मिनट में मेरे दर्शकों को ये बताइए कि वक्फ संशोधन बिल इतना जरूरी क्यों है आपके लिए? देखिए, वक्फ संशोधन बिल जरूरी इसलिए कि अगर आप देखिए कि वक्फ की 9 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है, उसमें से जो इनकम जनरेट होता है बहुत मामूली सा 20-30 हजार करोड़ रुपए जमा होता है, जबकि उसमें बहुत बड़ा जमा होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाता है, इसलिए कि उसको मिसमैनेजमेंट है। जिस तरह से मैनेज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए वक्फ को बिल को लाना जरूरी है ताकि वक्फ की प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली मैनेज किया जाए, उसको प्रोडक्टिव बनाया जाए। एफिशिएंटली मैनेज होगा तो जाहिर है जो मुसलमान भाई बहनों, गरीब भाई बहनों के लिए जो आमदनी होगी उससे उसका लाभ उनको पहुंचेगा, जो कि अक्सर मकसद उसका वही है। वक्फ प्रॉपर्टी इसलिए थोड़ी है कि मतवल्ली उसको खा जाए, मतवल्ली बेच दे उसको या किसी और को उससे कोई डील कर ले। वक्फ प्रॉपर्टी है किसी अमीर आदमी ने दान किया है प्रॉपर्टी गरीब मुसलमानों के लिए, तो सरकार वही चीज देख रही है कि गरीब मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए इसके संशोधन से गरीब मुसलमानों का फायदा होगा। यही तो वक्त अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। 1 मिनट आपका खत्म हो गया है सैयद जफर इस्लाम जी। सरकार की मंशा क्या है ये आपने बता दिया, पक्ष के दोनों और वक्ताएं मेरे बोल रहे हैं। अंजुम आरा जी, आप लोगों का तो स्टैंड हालांकि अभी बड़ा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन 1 मिनट में आप भी बता दीजिए कि आपकी सरकार की नीयत क्या है, वक्फ संशोधन बिल की जरूरत क्या है। 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। और देखिए प्राची जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आया तो बिहार की मैं बात कर रही हूँ, बिहार में जितने भी बड़े संगठन थे उनके नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से एक अन्य मार्ग में वो बैठक किया और अपनी आशंकाओं को और अपनी चिंता को उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जेपीसी के जो माननीय सदस्य सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी ने जो उनकी आशंकाएं और चिंताएं थी बड़े संगठनों के नेताओं की, उन तमाम आशंकाओं और चिंताओं को जेपीसी के समक्ष उन्होंने रखा। हमें विश्वास है, हमें और उम्मीद भी करते हैं हम कि जो कंसर्न हमारा उन संगठन के नेताओं का या हमारा कंसर्न रहा है वो निश्चित रूप से मसौदे में वो रहे होंगे। जहां तक बिहार की बात है प्राची जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की धर्मनिरपेक्ष नीतियां और सामाजिक सद्भाव का जो मॉडल है उस मॉडल के साथ, उस अपने सोच के साथ, सिद्धांत के साथ हमारी सरकार और हमारे नेता मजबूती के साथ खत्म हुई और खबर भी आपकी पार्टी की तरफ से निकल कर आ गई कि जेडीयू हो चाहे टीडीपी हो, ये दोनों ही समर्थन करेंगी सरकार का। कल पूरा समर्थन सरकार को मिलने जा रहा है सदन के अंदर। मैं अंबर जैदी जी आपके पास भी आ रही हूँ, ये 1 मिनट मैं आपको भी दे रही हूँ, आप भी बताइए कि क्यों जरूरी है ये वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के लिए। प्राची, बहुत ही अहम सवाल है कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे अधिनियम को लेकर जिस तरह से मिथ फैलाया जा रहा है, ख़ासतौर से ओवैसी जी जैसे जो लीडर्स हैं जो मुसलमानों के बीच भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, तो ये सिंपल सी लड़ाई है उन लोगों के बीच में जिन्होंने वक्फ के नाम पर, यानी कि जो धार्मिक और समाज के उत्थान के लिए प्रॉपर्टी को समर्पित किया जाता था, उस प्रॉपर्टी के नाम पर जो लैंड ग्रैबर्स, जो स्कैमर्स होते थे, उनके साथ और जो जिन लोगों के लिए किया जा रहा था उनके बीच में ये जंग है। अब मोदी जी उन लोगों का हक उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन स्कैमर्स को सबसे ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है कि अब सारी चीजें इतनी ज्यादा पारदर्शी हो जाएंगी, सारी प्रॉपर्टी रीवेरीफाई होकर डिजिटाइज पोर्टल पे डल जाएंगी, तो फिर इतने बड़े बड़े स्कैम्स कैसे होंगे हजारों करोड़ के। तो ये पूरी लड़ाई है अपने कृत्यों को छुपाने के लिए जो लैंड ग्रैबर्स वक्फ के नाम पर समर्पित प्रॉपर्टीज को बेचकर हजारों करोड़ों को गबन कर जाते थे। अब वो किस तरह से कर पाएंगे जब इसमें महिलाएं भी। पूरा वक्त दूंगी, 1 मिनट ओपनिंग रिमार्क के लिए था, उसके बाद चर्चा को ओपन करूंगी, आप लोग एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रखिएगा। अब विपक्ष की बारी है, 1-1 मिनट विपक्ष में बैठे जितने भी साथी हैं उनको भी मैं दूंगी अपनी अपनी बात रखने के लिए। और अजीज खान जी, शुरुआत आपसे। प्रश्न ये है विपक्ष के लिए मेरा, वक्फ संशोधन बिल के इतने विरोध में आप लोग क्यों खड़े हैं? देखिए प्राची जी, बहुत स्पष्ट है। अभी मैंने जफर इस्लाम साहब को सुना, उन्होंने कहा कि इनकम बहुत कम हो रहा है, इनको इनकम की बड़ी पड़ी हुई है, बहुत टेंशन में है। मैं जानना चाह रहा हूं मस्जिदों से, मदरसों से, कब्रिस्तान से, खानकाहों से कौन सी इनकम चाह रहे हैं? ये कौन सी इनकम चाह रहे हैं? क्योंकि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो उसका ज्यादातर हिस्सा जो है
वो मस्जिदों में है, मदरसों में है, खानकाहों में है, कब्रिस्तान में है, तो क्या इन सब जगहों से किसी भी प्रकार का कोई इनकम होता है? एक सवाल। दूसरी बात, देखिए जो तकलीफ है वो ये है कि ये इनकी नीयत खराब है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस तरीके का बिल ला करके तमाम प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट कर दें और डिस्प्यूटेड करने के बाद क्या करें, ये उस प्रॉपर्टी को हथिया लें, क्योंकि इनकी सोच वही है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इसमें डीएम का आधिपत्य होगा, इस तरीके से फला लोग यानी गैर मुस्लिम इसमें इस कमेटी में शामिल होंगे और तमाम बातें, तो कहीं ना कहीं जो इनकी सोच है वो सोच स्पष्ट है कि ये उस जमीन को हथियाना चाहते हैं। मुसलमानों का क्या नुकसान होगा ये बताना था अजीज खान जी आपको। 1 मिनट खत्म हो गया है सर, डिबेट ओपन करूंगी, फिर पूरा मौका आप सभी को मिलेगा। विपक्ष से अब नवल किशोर जी आप भी बता दीजिए, आपकी पार्टी भी बड़ा खुलकर विरोध कर रही है, सारे नेता कह रहे हैं कि हम मुखालफत करेंगे इस बिल का। बताइए ना सर नवल किशोर जी, 1 मिनट के अंदर आप भी किस बात को लेकर आप लोगों का इतना विरोध है? फिर आ रही हूं मौलाना जी। देखिए जी, प्राची जी पिछले 11 साल से भाजपा सिर्फ भरमाने का काम कर रही है और एक खास धर्म के अनुयायी के खिलाफ में एक माहौल तैयार करती है, उसके खिलाफ में तमाम तरह के नफरत और इस तरह के काम करती है और वो दिखाना चाहती है कि मुस्लिम समाज से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी प्रथाएं हैं, उन सब में तमाम तरह की विसंगतियां हैं और इसलिए उसमें परिवर्तन और संशोधन करना जरूरी है। जो वादे उन्होंने किए हैं, उन्होंने तो कृषि कानून भी जो बनाए थे, उन्होंने बोला कि किसान के बेहतरी के बनाए थे, क्यों 1 साल तक किसानों को परेशान करने के बाद उन्होंने वापस लिया। इस कानून से या इस तरह के कानून से सिर्फ एक खास तरह का उद्देश्य जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे धर्म के आधार पे देश में गोलबंदी हो, यही उनका उद्देश्य है और इसीलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। जो जरूरी चीज़ है, आप देखिए पूरा देश का इकोनॉमी तो ये सुधार नहीं सकते हैं, लाखों करोड़ कर्ज में डुबा दिया इस देश को और आप कह रहे हैं कि इसमें जो भ्रष्टाचार है उसको हम ठीक करेंगे। तौर पर बताइएगा कि सरकार की नीयत पर इतना सवाल क्यों है? अब 1 मिनट मौलाना नदीमुद्दीन जी आपके लिए भी, आप बताइए सबसे ज्यादा मुखालफत इस बिल की क्यों आप लोगों की तरफ से की जा रही है कि काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अता करने के लिए पहुंचे हैं मुस्लिम समाज के लोग? देखिए, जिन लोगों ने वक्फ बिल देखा है, मैं भी जेपीसी में गया हूँ, मगर जेपीसी ने स्टेक होल्डर्स की बात नहीं सुनी है। कलेक्टर के माध्यम के जरिए जमीन को डिस्प्यूटेड करार दे करके जमीन को हथियाने की साजिश है। सर्वेयर को आप खत्म कर देंगे, हर जमीन को आप डिस्प्यूटेड कहेंगे। आप कहते हैं कि जमीनों पर कब्जा हुआ है, तो आप क्या कर रहे थे? सरकार ने सरकारी जमीनों पे कब्जे को बर्खास्त नहीं कर पाई। अनएथराइज्ड कॉलोनियां हजारों सैकड़ों में है। तो देखिए, अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट जगत को सरकार जमीन देना चाहती, सरकार के पास तो जमीन है नहीं। ईसाइयों के पास 17 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। सरकार क्या करी? हिंदू संगठनों के पास भी है, बड़े बड़े मंदिर पर है और गुरुद्वारे पर भी है, वहां तो नहीं जाएंगे। देखिए, मुसलमानों से इनको बहुत ज्यादा प्रेम है। तिबल तलाक का कानून लेकर के आए, बोले कि तिबल तलाक हम दिफाम के लिए आए। आज तिबल तलाक कानून ला करके क्या किसी को 3 साल की सजा मिली है? तो ये वक्त संशोधन करके 1 मिनट आपको दिया, इसलिए आपको टोका नहीं। आप पूरे टाइम मौलाना साहब इधर उधर की बात करते रहे। वक्फ संशोधन बिल से क्या आपत्ति, आपने ये नहीं बताया। अब आपको समय दे रही हूं और अब पॉइंट टू पॉइंट आपसे जवाब लूंगी, जवाब दीजिएगा, समझाइएगा जरूर मेरे दर्शकों को कि क्या आपत्ति आप लोगों को है। बताइए सर, वक्फ से कितने लोगों को फायदा अभी तक पहुंच पाया है या कितने मुस्लिम भाइयों को ही फायदा अभी तक पहुंच पाया है, या जो वेलफेयर के काम है वो वक्फ ने किए? देखिए, गुलबर्गा के अंदर चले जाइए, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MCA है, फार्मा है, ये सब कॉलेज है, मैंने वक्फ लैंड पर उसका बेनिफिट मिला। तेलंगाना में चले आइए, बड़े बड़े रेजिडेंशियल स्कूल बने, कॉलेज बने, उनका फायदा मिला। मगर ये बात आपकी सही है कि जितना फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लैंड ग्राबर ने कब्जा किया। मगर मैं कहता हूँ, सुनिए, मगर मैं कहता हूँ कि जब कब्जा किया गया तो वक्फ बोर्ड को आज कहते हैं कि ट्रिब्यूनल को पावर है। अरे भाई, बहुत सारे मैटर ट्रिब्यूनल के हाई कोर्ट ने उसको गलत करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया। मैं कहता है भ्रम फैला रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के पास पावर है। मैं कहता हूँ रहमान कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया था कि जुडिशरी पावर दिया जाए, वक्फ बोर्ड को नहीं मिला। जब इतना ही सब कुछ ठीक चल रहा था मौलाना साहब, तो ये पोर्टल है आप लोगों का ही, उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ,
SI पोर्टल, जिसपे वक्फ की प्रॉपर्टी की जानकारी होती है। 58,898 प्रॉपर्टी ऐसी हैं वक्फ की जिन पर अतिक्रमण हो गया। अगर सब कुछ इतने ही अच्छे से चल रहा था, किसी भी संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं थी और मुसलमानों के रहने से ही वक्फ प्रॉपर्टीज की रखवाली हो सकती है, तो 58,858 प्रॉपर्टी का हिसाब कौन देगा मौलाना साहब? देखिए, चेयरमैन को सरकार नियुक्त करती है, CEO को सरकार नियुक्त करती है और सर्वेयर सरकार नियुक्त करती है। अगर घोटाला हुआ तो सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने कब्जा क्यों नहीं बर्खास्त करा? और जितने कब्जा हुए ये सरकार के अंडर में है। वसीम रिजवी ने कब्जा किया, किसके अंडर में कब्जा किया? यूपी के अंदर। आज भी योगी सरकार में बहुत सारे ये ठीक है मौलाना साहब, जो अच्छा हो वो सब आपने किया और जितने घपले हो गए, घोटाले हो गए, जितनी शिकायतें आई उसका ठीकरा सरकार पर फोड़ दीजिए, जो आप अभी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सैयद जफर इस्लाम जी, इन सवालों का जवाब दीजिए। आप लोगों की नीयत पर बड़ा शक है। मैं अजीज खान जी ने जब 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट की, नवल किशोर जी ने 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट की, वो नियत शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं। सरकार की नियत में खोट है, इसीलिए इस बिल का विरोध है। देखिए, जिन लोगों ने बिल के खिलाफ बोलना है वो तो बोलते ही रहेंगे, लेकिन वो कभी भी इसका समर्थन कभी नहीं कर पाए कि मुतवल्ली जो वक्फ की प्रॉपर्टी को देखते हैं वो मिसमैनेज कर रहे हैं और उसके बाद उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसका समर्थन कभी नहीं कर पाए। अगर वो एक काम कर लेते कि इसको प्रॉपरली और एफिशिएंटली मैनेज होती चीजें और मुतवल्ली कहीं बाहर में डील नहीं काटते और वक्फ की प्रॉपर्टी को डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी नहीं करती या किसी की प्रॉपर्टी हड़प नहीं कर लेते, कई ऐसे मुस्लिम समाज के लोग जूझ रहे हैं। आप इनको क्या मालूम मौलाना साहब को कि कई मुस्लिम समाज के लोग गुजरे हमारे पास भी आते हैं, आपसे ज्यादा वक्त ने आपसे ज्यादा मालूम है मुझे। नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा है मौलाना जी, मौलाना साहब, नहीं कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया गया है आप पर, निश्चिंत रहिए, कोई पर्सनल कमेंट आप पर नहीं किया जाएगा। बस भ्रम को दूर करने की कोशिश की जा रही है आज। बोले बोले बोले। नहीं, साढ़े लोगों को 1 सेकंड सुन तो लीजिए। बोलिए 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 जफर जी बोलिए। मैं आपसे मौलाना साहब ऐसा है अर्ज कर रहा हूँ, आप अपने पर पर्सनल मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे आते हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं होगी, जो हमारे पास आते हैं कैसे जानकारी होगी? नहीं होगी ना। ठीक है, बात करिए। तो क्या आप पर्सनल कमेंट है, मुझे तो समझ में नहीं आया पर्सनल, तो आप गलत बात पर बयानी मत कीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे आते हैं और आपको मैं उसके एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ, एक नहीं 50 ऐसे एग्जाम्पल देंगे जिन्होंने कहा वक्फ की मुस्लिम है, वक्फ की प्रॉपर्टी उनके हड़प कर गई। कौन? तो वक्फ बोर्ड जो है वो कह रहा है कि नहीं मेरी प्रॉपर्टी है। आप बिहार में ऐसे केसेस है, आपको कर्नाटक में ऐसे केसेस, और आते हैं लोग कहते हैं किसी तरह से आप लोग छुड़वा दीजिए। आज अगर उनको फ्लेक्सिबिलिटी, जबकि वो हकीकत में उनके पास पेपर है, इससे वो साबित कर सकते हैं। नियत पर सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए खड़े हो जाते हैं जो मौलाना साहब ने कहा। मैं प्रश्न के जरिए यही समझने की कोशिश कर रही थी। आज मुख्यमंत्री ने पूछा ना यूपी के कि क्या वेलफेयर किया वक्फ ने, उन्होंने कितने सारे नाम गिना दिए, कितने सारे स्टेट के नाम गिना दिए कि वक्फ की इतनी सारी प्रॉपर्टी हैं, जहाँ अस्पताल चलते हैं, जहाँ स्कूल चलते हैं, जहाँ यूनिवर्सिटी चलती हैं, वो आप लोग कोई थोड़ी ले रहा है उनसे। नहीं कोई, अरे भाई तो यही तो बता रहा हूँ कि कोई आपसे प्रॉपर्टी कोई नहीं ले रहा है और ना कोई लेने की इच्छा है, ना कोई ऐसा इंटेंशन है। सिर्फ उसको अच्छे से मैनेज करना है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड नहीं हो, प्रॉपर्टी प्रॉपरली तरीके से मैनेज हो, और एक गरीब आदमी चाहिए। आप मौलाना नदीमुद्दीन साहब भी यही सोचते होंगे, यकीन से। नहीं ये आप इनसे पूछिए, ये अजीज भाई बैठे हैं। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, अजीज भाई के पास ही जा रही हूँ। सबसे ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम जी, आपकी बात आ गई। मेरा सवाल तो सुन लीजिए अजीज भाई, आप एक बात बताइए, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, क्या वक्फ की प्रॉपर्टी का फायदा गरीब मुसलमानों को होना चाहिए? जवाब अजीज आप बताइए बस दिल से। इस सवाल का जवाब तो मैं भी जानना चाहती हूँ। कोई आंकड़ा आप लोगों के पास होगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का कितना फायदा गरीब मुसलमानों को पहुंचा है अब तक? अजीज खान जी। अच्छा, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम जानना चाहते हैं कि बिल में क्या संशोधन करना चाहते हैं, क्या क्या चीज संशोधन करना चाहते हैं, वो बिल दो देश जानना चाहता है, क्या चाहते हैं। सर कल ड्राफ्ट आएगा, देख लीजिएगा। नहीं, इससे पहले बिल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? जिस बिल के बारे में आपको जानकारी नहीं, उसका विरोध आप ताल ठोक कर रहे हैं, यही नियत पर सवाल खड़े हो गए।
बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, 28 अगस्त 24 में वो जो पटल पे रखा गया था, जफर इस्लाम जी, एक सेकंड क्या रखा गया था? बोले अजीज। 28 अगस्त 2024 को जो लोकसभा के पटल पे रखा गया था जो बिंदु, वो बिंदु क्या क्या था, या मुझे बताएं, और उसमें आप क्या तरमीम कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं आपको, देखिए, मैं तो आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भ्रमित करने से अच्छा है आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। कल जब बिल पेश होगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी होगा, फिर आप ही कहेंगे टीवी पे आके, अरे आप तो 11 साल से भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, सवाल तो वही कर रही है ना, भ्रमित आप सब कर रहे हैं। एक सीधा सवाल पूछा मैंने आपसे, जफर इस्लाम जी की आवाज थोड़ा डाउन करिए, सबकी आवाज थोड़ा डाउन करिए, पहले सवाल आने दीजिए। अजीज खान जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं हुआ करता है, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज। अजीज खान जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं हुआ करता है। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि इस ड्राफ्ट में क्या है, अगर आपको ये पता ही नहीं है कि सरकार क्या करने जा रही है, तो विरोध क्यों? और मेरा सवाल फिर आपके सामने रख देती हूँ, वक्फ की प्रॉपर्टी से कितने गरीब मुसलमानों का फायदा हुआ? पहले सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब। मैं जानना चाह रहा हूँ, बोले। एक छोटा सा सवाल। हाँ, जो उस वक्त जो पटल पे रखा गया था और ये कहा गया था कि इसका जो टोटल जो इसका करता धरता होगा जिले का, वो डीएम होगा, डीएम के अंडर में वो चीज आएगी और वही जो फैसला करेगा वो मान्य होगा। मैं जफर भाई से बड़े विनम्रता से पूछ रहा हूं कि जो डीएम होता है वो जिस भी प्रदेश का है, जिस जिले का है, वहां की जो सरकार चल रही होती है, उस सरकार के अंडर में वो डीएम आता है। क्या सरकार का दखल डीएम के ऊपर होता है या नहीं होता है? और क्या डीएम सरकार के खिलाफ कोई फैसला ले पाएगा? और अगर खिलाफ फैसला नहीं ले पाएगा तो वही रटी रटाई बात। मेरे सवाल को या तो सुनना नहीं चाह रहे हैं, आवाज सबकी डाउन रखिएगा। मेरे सवाल को या तो सुनना नहीं चाह रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है अजीज खान जी, फिर बाकी मेहमानों के पास भी मुझे जाना है। डीएम की नीयत पर सवाल उठाइएगा, लेकिन देश की अदालतों पर यकीन मत कीजिएगा। अगर डीएम सरकार के इन्फ्लुएंस में आकर कोई फैसला ले रहे हैं तो आप अदालत जा सकते हैं। खैर, मेरा सवाल फिर दोहराती हूँ, वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमानों का फायदा हुआ है? कोई आंकड़ा है तो मेरे सामने रखिए, मेरे दर्शकों के सामने रखिए। अजीज खान, आप फायदे नुकसान पे तो बाद में आइए, पहले नियत पे आइए। अरे फायदे नुकसान पर क्यों नहीं होगी? अगर वक्फ आपका इतने अच्छे से चल रहा है अजीज खान जी, तो कुछ तो नफा हो रहा होगा ना? बताइए जरा, गरीब मुसलमानों का कितना वेलफेयर हो रहा है? तो मेरी बात सुनिए, बोले। यहाँ बीजेपी को बहुत तकलीफ ये है कि इतनी जमीन है जो ईश्वर के नाम, अल्लाह के नाम जो वक्फ की गई है, वो खलबली है। ये प्रश्न नहीं है मेरा अजीज खान जी, कुछ नहीं है। बीजेपी क्या कर रही है थोड़ी देर के लिए छोड़िए ना। अरे विपक्ष के तौर पर आपके सवाल बड़े जायज हैं, उन सवालों का जवाब मैं ले रही हूँ जफर इस्लाम जी से। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अगर वक्फ में सब कुछ ठीक चल रहा है, वक्फ बोर्ड में, तो बताइए कितने गरीब मुसलमानों का भला अभी तक वक्फ की प्रॉपर्टी के जरिए हुआ है? अजीज खान जी, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं। कौन सा भला लेना चाह रहे हैं? मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ये भला नहीं हो रहा है। कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाया जा रहा है, ये भला नहीं हो रहा है। और खानकाहों में लोग तमाम तालीम तरबियत ले रहे हैं, ये भला नहीं हो रहा है। कौन सा भला चाहते हैं? अंबर जैदी, किस तरीके का भला चाह रहे हैं? अंबर जैदी जी, जिस भलाई की बात अजीज खान जी कह रहे हैं, क्या वक्फ प्रॉपर्टी का काम सिर्फ इतना ही है जो अजीज खान जी समझा रहे हैं मुझे और मेरे दर्शकों को? आवाज सबकी डाउन। फिर अंबर जैदी जी। प्राची, सबसे पहली बात तो ये है, वक्फ में सिर्फ इमाम बारगाह खानखाहें और सिर्फ ये हमारे कब्रिस्तान नहीं है। इमाम बारगाह और खानखाहों और इनके नाम पे जो लाखों अरबों करोड़ की प्रॉपर्टी होती है, 9.5 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन और हजारों लाखों जो प्रॉपर्टीज हैं, उसका जो मैनेजमेंट और उनके नाम पे जो गबन होता है, वो उसके जवाबदेही कौन देगा? उसकी इनकम का वो कहां जा रही है, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है उनका इस्तेमाल? आपने 2 कॉलेज का एग्जांपल देकर आप छूट गए कि बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। लाखों अरबों करोड़ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आज तक आप हिंदू समाज और दूसरे समाजों को तो छोड़िए, आपने अपने कितने समाज की विधवा महिलाओं की हेल्प की, कितने यतीम बच्चों को आपने स्कूल भेजा या उनका लालन पोषण कर दिया। जो जमीन
जमीन वक्फ का मतलब ही होता है कि समाज के वेलफेयर के लिए समर्पित वो पूरी जायदाद, आपने वो अपने वेलफेयर के लिए वो जायदाद मुकर्रर कर ली और अब उस पे जो लोग गरीब हैं उन तक आप पहुंचना नहीं चाहते। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये ओवैसी जी जो खुद लैंड गबन करके वो वक्त की बैठे हुए, सबसे ज्यादा भड़काने में वही लगे हुए, क्योंकि उनको डर है कि उनके सारे काले चट्टे खुल जाएंगे जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, रीवेरिफिकेशन होगी, पोर्टल पे सारी जमीनें अपडेट हो जाएंगे, आम मुसलमान को भी पता रहेगा कि वक्फ की कितनी प्रॉपर्टीज है, कहां है और उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो ये सारी लड़ाई उसी की है कि आप ये सिस्टम पारदर्शी बन रहा है। आप एक ही बात कहेंगे कि आप खानकाह मस्जिद से कैसा फायदा उठाए, आप एक गरीब मुसलमान जाकर कब्रिस्तान में दफन नहीं कर सकता, वहां पर आप लेते हैं उनसे हजारों रुपए, जो कफन तक नहीं खरीद सकता उनसे आप हजारों 50,000 की कब्र का पैसा लेते हैं। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं, आप उस पर बोलना नहीं चाहेंगे, यहाँ पर आकर बैठकर आप मुसलमानों को भड़काने का कार्य। नवल किशोर जी, आपके पास आने से पहले एक जवाब मौलाना साहब इस पर दे दीजिएगा। गरीब मुसलमानों की भलाई कैसे वक्फ कर रहा है ये जरूर बताइएगा और जवाब दीजिएगा अंबर जैदी जी के सवालों का। देखिए, अंबर जैदी ने जो सवाल उठाया उस पर एक जवाब है। नहीं प्राची जी, देखिए आप ये नहीं बता, आप ये जरूर पूछ रही हैं फायदा कैसे हुआ और बोले मौलाना जी, आपने ये नहीं बताया। एक मिनट कैसे पता चला और मुझे बोले मौलाना साहब। नवल किशोर जी एक सेकंड, मौलाना साहब को बात कंप्लीट करने दीजिए। नवल किशोर जी, यहाँ जफर इस्लाम साहब नहीं बोल रहे हैं, मौलाना नदीमुद्दीन जी बोल रहे हैं। बोले नदीमुद्दीन। देखिए, अंबर जैदी ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जमीन पर कब्जा किया है। इससे पहले भी अंबर जैदी ने कहा था 3,000 करोड़ का। तो मैं कहता हूं अगर 3,000 करोड़ रुपए का असदुद्दीन ओवैसी ने कब्जा किया तो जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों दी गई? अमित शाह को उसमें कितना पैसा मिला? सरकार जेड सिक्योरिटी उसको देती है जो जमीनों पर कब्जा करता है। तो पता है चला कि भारत में जितने जेड प्लस सिक्योरिटी दी गई वो सबने जमीन का कब्जा किया है और इसी पर कार्रवाई क्यों नहीं? ये सिर्फ गुमराह लेकर जा रहे हैं गरीब मुसलमानों की भलाई वक्त की संपत्ति से कैसे हो रही है, इस बात का जवाब नहीं है आपके पास नदीमुद्दीन जी। और पूरे डिबेट में सवाल पूछती रहूंगी आपसे, जवाब दीजिएगा। वक्फ संशोधन बिल से अगर इतनी ही आप लोगों को आपत्ति है तो पॉइंटर्स बताइएगा कि अभी तक जो वक्फ बोर्ड चल रहा है उससे किसको कितना फायदा हो रहा है। नवल किशोर जी आ जाइए आप चर्चा में। सरकार की अपनी मंशा है, सरकार ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है और आप कह रहे हैं कि इनकी नीयत खराब है। कैसे? प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी की ट्रांसपेरेंसी का तो हाल ये है कि जिसको एक दिन पहले कहती है कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है, अगले दिन उसके पार्टी में आके डिप्टी सीएम बन जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाता है। ये तो उनके ट्रांसपेरेंसी और नॉन करप्ट होने का सवाल है। असल में है क्या कि प्राची जी, आपको सवाल कहीं से मिला है और जवाब भी वहीं से मिला है, आप जवाब सुनना नहीं चाहती हैं। आप ये नहीं बता रही हैं कि सरकार ने कौन सा अध्ययन किया, कौन सा रिपोर्ट के आधार पे और ये पहल और संशोधन लाया है। और ना बता पाए वक्फ संशोधन बिल पर सीधे सवाल पर बात इधर उधर घुमाकर करें, ये नहीं है सर, आपकी तरह नहीं है। मेरे सवाल है और उन सवालों के जवाब जानकर रहूंगी, तो प्लीज आप ना तय करिए कि मैं क्या पूछूं और क्या ना पूछूं। कहां से भारतीय जनता पार्टी को पता चला कि यहाँ पे करप्शन चल रहा है? जो करप्शन चल रहा है वो सारे करप्ट तो आपके साथ हैं, सारे सिस्टम करप्ट हो गए हैं। इतने जो आप कहते हैं वो करते नहीं है, आप पर कैसे लोग भरोसा करेगा? कौन सा अध्याय है जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे तो आप कोई काम ही नहीं करते हैं, आपकी नौकरी पे कोई काम नहीं किया। लगातार 11 साल से झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर बोलने से ज्यादा लगातार 11 साल से झूठ बोल रहे हैं, वो चाहे नौकरी का मसला हो, चाहे ये बता रहा है कि 98,898 ऐसी प्रॉपर्टी है वक्फ की जिन पर अतिक्रमण हो रहा है। ये तो सर आपको भी जानकारी होगी। अरे वक्फ बोर्ड को लेकर या इस बिल को लेकर आप लोग इतने मुखर हैं तो आपको पता होगा भ्रष्टाचार कहाँ और कैसे हो रहा है। लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा दूसरे के सवालों को जांचने से पहले जरा अपनी समझ भी परख लिया करें। नवल किशोर जी, वामसी पोर्टल है वक्फ जमीनों का जो रिकॉर्ड रखती है वो ये कह रही है 98,898 ऐसी प्रॉपर्टी है जिन पर अतिक्रमण हुआ है। इसका जवाब देना था आपको नवल किशोर जी। अगर सब कुछ इतना ही ट्रांसपेरेंट चल रहा था, तो ये कैसे हो गया, ये बताना था आपको। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कल पेश होने वाले बिल में 14 संशोधनों को शामिल किया गया है। टीडीपी जेडीयू के सुझाव बिल में शामिल किए गए हैं। टीडीपी के 3 सुझावों को बिल में शामिल किया गया है। जेडीयू के सुझावों को भी बिल में जगह दी गई है। कांग्रेस बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जो है वो जारी कर दिया है। कल का दिन महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मोदी 3.0 की पहली परीक्षा आप कह सकते हैं। साथियों का समर्थन अभी तक तो मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसी पर जवाब अंजुम आरा जी आपको
बहुत देर कर दी जनाब आपने आते आते। बहुत कंफ्यूजन भरे आप लोगों के स्टेटमेंट रहे, आपकी पार्टी के स्टेटमेंट रहे। आप पूरी तरीके से श्योर है ना कि सदन में कुछ नहीं बदलेगा? आप साथ खड़े हैं एनडीए के या अभी भी इंतजार करूं? पिक्चर अभी बाकी है। प्राची जी, मैं बहुत गौर से आपको सुन रही थी। आपने कहा टीडीपी और जेडीयू ने समर्थन दिया है। मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। अभी आपके ही स्क्रीन पे, आपके आने से पहले जो चल रहे थे विजुअल, उसमें हमारे संसदीय दल के नेता आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू ने कहा कि कल हम जब टेबल पे बिल आएगा उसके बाद हम इस चीज को देखेंगे। और मैं आप ही के अभी स्क्रीन पे देख रही हूँ कि जो हमने सुझाव दिए थे, हमारे सुझाव का आधार क्या था प्राची जी? जो संगठन के उलेमाओं ने या संगठन के नेताओं ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष अपनी आशंकाएं और चिंताएं जाहिर की थी, उन्हीं आशंकाओं और चिंताओं को हमारे माननीय सदस्य श्री दिलेश्वर कामत जी ने जेपीसी के समक्ष रखा था। अगर मैं देख रही हूं कि उन सुझावों को बिल में मसौदे में रखा गया है, ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि वो सुझाव, वो कंसर्न उन संगठनों के नेताओं के थे। लेकिन प्राची जी, एक बड़ा सवाल जो है मौजूद है यहाँ पे। जिस तरह से इंडी गठबंधन के तमाम नेता वक्फ अमेंडमेंट बिल के पीछे खड़े होकर के अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं ना, ये घोर मतलब मुझे आपत्तिजनक है। ये बहुत बड़े खैरखा बने हुए हैं मुस्लिम हितों के। प्राची जी, ये वही पोल खुल चुका है, सब लोग जान चुके हैं कि डरे हुए हैं। आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं? सुन लीजिए ना, आप बोल रहे थे तो हम लोग सुन रहे थे। बहुत अच्छे वक्त अरे भागलपुर दंगा मुझे मालूम है, शर्म नहीं आती है। भागलपुर दंगा, भागलपुर सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने सारे दंगों के अपराधी आपके साथ हैं। 11 दंगे बिहार में, देश के सबसे बड़े दंगों के अपराधी आपके साथ हैं। इससे बड़ा शर्म, सत्ता का मलाई उनके साथ आनंद ले रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरह से उनका मति भ्रष्ट हो गया है, पूरा देश के लोग देख रहे हैं। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं नवल किशोर जी। नवल किशोर जी और अंजुम आरा जी, टॉपिक पर वापस आते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर क्या मुखालफत है आप लोगों की, बताइएगा। यही समझाना था। अंजुम आरा जी तो अपना स्टैंड क्लियर कर रही हैं। सर, चिल्लाने से नहीं होता है, चिल्लाने से डिबेट नहीं होता है, और अपनी बात जोर जोर से बोलना, किसी के बीच में बोलने से डिबेट नहीं होता है। सबकी आवाज डाउन रखेगा, जिसको बोलने के लिए कहूं सिर्फ वो बोले। अंजुम जी, जल्दी से बात कंप्लीट करिए। कमीशन की रिपोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी है, धज्जियां उड़ा दी है आप लोगों की। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने मुंह पे कालिक है हुआ आप लोगों के लिए। किस नैतिकता के साथ इस विषय पे बोलते हैं? किस है मोरालिटी है, मोरल है आपके पास बोलने के लिए? मोरल बची हुई है क्या? भागलपुर दंगे में मैनेजमेंट कामेश्वर, यानी मैं ये मानूं कि कल आप सरकार के साथ खड़े रहेंगे। 1 मिनट रुक जाइए नवल किशोर जी। कल आप सरकार के साथ खड़े रहेंगे और आपको कोई नियत पर शक नहीं है वक्फ संशोधन बिल जो सरकार लेकर आ रही है? प्राची जी, हमारे संसदीय दल के नेता आदरणीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू ने वो स्पष्ट कर दिया है कि कल हमारा क्या रहेगा। और आप ही के मैं इसके हमारे जो कंसर्न है, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। बहुत बड़ा बुलाक नहीं कहिएगा, दूसरे के टाइमलाइन में घुस करके अनुशासनहीन व्यक्ति कहलाता है। और दूसरी चीज, हमारे जो कंसर्न जेपीसी में हमारे माननीय सदस्य दिलेश्वर कामत जी ने रखा है, उन्हीं सामाजिक संगठनों के नेताओं ने जो कंसर्न आशंका जताई है उसी को रखा। अगर वो बिल में आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस बिल पर किसी को आपत्ति फिर होनी चाहिए। ये बिल अगस्त 2024 में रखा गया अजीज खान जी, फिर जेपीसी के पास गया। आप तमाम लोग उस जेपीसी में सुझाव देने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र थे। वक्फ संशोधन बिल का मुखालफत क्यों, और वक्फ संशोधन बिल या वक्फ इतना जरूरी क्यों? रुक जाए नवल किशोर जी। सर नवल किशोर जी, ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये लोगों की बात रखने का प्लेटफॉर्म है, ये डिबेट का प्लेटफॉर्म है, तरीका होता है डिबेट करने का। बोले अजीज खान जी। नहीं, डिबेट का आप ये बताइए, भाई हम तो विपक्ष में हैं, तो साथ में हैं। बोले अजीज खान, बोले नवल किशोर जी, थोड़ा सा मौका देते हैं। अरे नवल किशोर जी आज बहुत ही गुस्से में हैं। नवल किशोर जी बहुत गुस्से में हैं। न जाने क्या पूछ लिया नवल किशोर जी आज आपसे। वक्फ संशोधन बिल पर मैं भी चर्चा करना चाहती हूँ, आप भी थोड़ा शांत। पानी पी लीजिए नवल किशोर जी, पानी पी लीजिए, पानी थोड़ा, फिर बता पाइएगा कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आप लोग क्यों खड़े हैं। आवाज डाउन। बोले अजीज खान जी। देखिए प्राची जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और उसको समझना सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी देश को गुमराह कर रही है और ये हमेशा जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो ये बड़े बड़े सपने दिखाते, ख्वाब दिखाते कि मैं ये फला करने जा रहा हूं जिससे ये फायदा हो जाए। यही हाल इन्होंने नोटबंदी में भी किया था।
कहा था कि नोटबंदी करने से फला फला फायदे हो जाएंगे और क्या क्या, आज तक ये न बता पाए। यही जब किसान का इन्होंने बिल पेश किया था, किसान कानून बनाए थे, तो किसान कानून के पता नहीं क्या क्या फायदे इन्होंने बताए थे। किसी किसान ने माना नहीं बात और ये समझा नहीं पाए कि इससे फायदे क्या है और परिस्थितियां क्या हुई, आपने देखा रोल बैक हुआ। इस तरीके के ये तमाम कानून बनाते रहते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, जो खुद ही नहीं जानते हैं कि कानून में एक्चुअल स्थिति होनी क्या चाहिए। यही हाल ये वक्त बिल में है। अजीज खान, वक्त को ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। CNRC में आपने कहा था नागरिकता जाएगी, कितने लोगों की नागरिकता गई बताइएगा जरा। आसाम में गई। एक बात बताओ, सीए जिस तरह से सीए को लेकर के मैंने देखा सरकार क्रेडिट लेना चाह रही थी, कितने लोगों को बसा दिया जरा बताइए मुझे। अरे आप बताइए ना, आप लोगों को तो डर था कि देश के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, तो आपके पास तो आंकड़ा होना चाहिए ना कि किसकी नागरिकता गई। अजीज खान जी, आपकी, सैयद जफर इस्लाम साहब की, अंबर ज़ैदी जी की, अंजुम आरा जी की, किसकी गई नागरिकता? उस सीए से कितने हमारे हिंदू भाइयों को फायदा हुआ? जो आज फायदा हुआ ये पहले ही वैसे हो रहा था। अरे नागरिकता कितनों की गई ये बताना था अजीज खान जी। लेकिन सवाल उल्टा ही सुन रहे हैं आज। अरे भाई सुन तो लो, आपका विरोध क्या था? बीजेपी हवा खड़ा करती है, अब वो नहीं चाहती है, सुनिए मेरी बात, बोले जो वक्त की संपत्ति है वो सही तरीके से रहे, सुचारू तरीके से, वो इसमें डिस्प्यूट पैदा करना चाहती है और डिस्प्यूट पैदा करके वो इसको जैसे रेल क्या डिस्प्यूट है? फिर आ रही हूँ जफर इस्लाम जी आपके पास, चलिए डिस्प्यूट बताइए क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, इनका इंटेंशन है, अब ये बताएंगे, हालांकि बता नहीं रहे, कि जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी होगी उस रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बताएंगे। मैं जानना चाह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट आया वो 1906 में आया, इसके पहले रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। लोग वक्त करते थे 100 रुपए के स्टैंप पे, लोग वक्त करते थे ओरल, जिसकी जमीन है उसने वक्त कर दिया, कैसे भी दे दिया, दान दे दिया, सही तरीके से की गई वक्फ की जमीन को आपसे कौन छीन रहा है अजीज खान जी? फिर वही बात, कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई मसौदा है या कोई बात, कोई जानकारी आपके पास लीक हुई हो कल के बिल को लेकर, बताएं मुझे। फिर पूछ रही हूँ जफर इस्लाम साहब से कि क्यों छीनना चाहते हैं मस्जिदें, क्यों छीनना चाहते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी? कब्रिस्तान का डॉक्यूमेंट 1000 साल पहले का मानेंगे? कब्रिस्तान का डॉक्यूमेंट 1000 साल पहले का मानेंगे? कहां से आएगा जरा मुझे बताइए। ठीक, दीजिए जफर इस्लाम जी जवाब। मैं जवाब देता हूं, देखिए बाकी लोग क्या बात है। मैं पहली बात तो ये जो भ्रमित करना चाह रहे हैं लोग, वो भ्रमित नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुस्लिम समाज कल जब बिल पेश होगा तो देख लेगा मुस्लिम समाज के किसी तरह से खिलाफ नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के बेहतरी के लिए है, पहली बात। दूसरी बात, ये रिट्रोस्पेक्टिव डेट से नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव डेट से आगे आने वाले 2025 के बाद की जो 25 से जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई डिस्प्यूट होगा तो उससे पहली प्रॉपर्टी है तो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से तो है कि आपको पुरानी। तीसरी बात, अहम बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझने की बात है कि आपको ये समझना चाहिए कि इसका जो फायदा नुकसान जो हो रहा है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कल को अकाउंटेबिलिटी होगी और उसका बेहतर से मैनेजमेंट होगा तो इसका जो अरे चुप रहो, सबसे अहम बात है। अहम बात होता है तो बिहार में जिस तरह से वक्फ बोर्ड चलाया तुम लोगों ने सबको पता है, अहम बात है। हर बार में बीच में टोकने की आदत है, बात सुनने की आदत नहीं है। नवल किशोर साहब प्रोफेसर, अरे प्रोफेसर साहब आप प्रोफेसर बिहार में 20 साल से प्रोफेसर साहब कहते हो कि प्रोफेसर साहब बंद चीनी मिल खोलेंगे, कम से कम प्रोफेसर की तरफ एक तो कीजिए। अरे जफर इस्लाम साहब अनसिविलाइज्ड बच्चे की तरह मत करो यार। 11 साल से नवल किशोर जी की आवाज डाउन रखिए। आज लग रहा है वक्फ संशोधन बिल पर बोलने नहीं आए, बाकी सब टॉपिक पर बोलेंगे। हाँ बोले। ये इनकी जानकारी कम है और लेकिन लोगों को भ्रमित करते सोच रहे इससे वोट मिलेगा। अब मौलाना नदीमुद्दीन साहब से जैसे मैंने अर्ज किया कि भाई देखिए इस पर बिल आने दीजिए, वो भी देखेंगे, बेचारे देखेंगे, कल बिल आ जाएगा तो भी इस पर चर्चा करेंगे। हकीकत यह है कि बिल में जितनी चीजें आनी चाहिए थी, जो लोगों के सुझाव थे, लाखों लाख सुझाव है, सबको सुझाव को लिया गया है, उसको एग्जामिन किया गया और जो सही एक बिंदु है, सिर्फ मैं फिर से बोल रहा हूं, एक ही बिंदु है प्रधानमंत्री जी का इस वक्त बिल में कि गरीब मुस्लिम समाज के गरीब लोगों का फायदा होना चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा है। मुतवल्लिस जो हैं, जिनको इतना पावर था, उन्होंने अपने पावर का ठीक है। मौलाना साहब इस बात का जवाब देना चाह रहे हैं, खुद को कर लिया। हाँ मौलाना साहब, गरीब मुसलमानों का फायदा हो ये तो शायद आप भी चाहेंगे। फिर आ रही देखिए बिल्कुल चाहेंगे गरीब मुसलमानों का फायदा होना,
15 साल इनकी सरकार, 12 साल 11 साल सेंट्रल में कितने गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचा है। पसमानदा मुसलमानों का रिजर्वेशन है वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब आइए केंद्र बिंदु पर आइए कि हमारा एतराज क्या है। आप कलेक्टर के जरिए पावर करके जमीनों को हथियाएंगे। दूसरी क्या है, हिबा की हुई जमीन, मैं 1908 धारा 17 के तहत, ये 17 के तहत जायज जमीन है। आप हिबा की हुई जमीन का हमसे प्रूफ पूछेंगे, 500 साल पहले हमने हिबा कर दिया जमीन को। अब आप कहेंगे कि कागज लेकर के आइए, वक्फ बाय यूजर का इश्यू है। तो ये तमाम इश्यू हैं जिनको इनको समझने की जरूरत है। अभी देखिए 65,000 एकड़ जमीन तेलंगाना में है, 30,000 एकड़ पर कब्जा है और वहाँ पर आपको तो आंकड़े मुंह जबानी याद हैं, लेकिन आप उंगलियों पर 10 ऐसी बातें नहीं बता सकते जिससे आप ये कह पाए मुझे कि वक्फ बोर्ड से गरीब मुसलमानों का वेलफेयर हो रहा है। 10 बातें गिनने को बैठी हूँ, गिनवाइए। फिर अंबर जैदी जी आ रही हूँ आपके पास, गिनवाइए। एक बात है, हाँ। देखिए तेलंगाना के अंदर बड़े बड़े जो है लीज पर अपार्टमेंट बने हैं जिनका इनकम वहाँ के ब्याहों को हर महीने 3,000 दिया जाता है। चले IAS IPS की कोचिंग दी जा रही है। कहाँ पर? तेलंगाना में वक्फ बोर्ड कर रहा है। कहाँ पर? कहाँ कर रहा है? तेलंगाना हैदराबाद में। आपकी आंखें बंद है ना? ना आप खोल दीजिए मेरी बंद है तो इसमें क्या है? मौलाना साहब आप तो चश्मा लगाकर बैठे हैं ना। अगर मेरी आंखें बंद हैं तो खोल दीजिए। चलिए 2 मान लिया, एक तो आपने सोसाइटी बताया और दूसरा बताया IAS IPS की कोचिंग। गरीब मुसलमानों को क्या मिल रहा है ये बताइएगा। हाँ, तीसरा बताइए। हाँ, और गरीब मुसलमानों को मेडिकल में सहूलतें मिल रही है। कहाँ? जो गरीब तेलंगाना में जो गरीब मुसलमान बीमार है, वक्फ बोर्ड से खर्चे से इलाज करा रही है। आपको कुछ भी नहीं मालूम। अंबर जैदी जी कुछ नहीं मालूम आप लोगों को? अभी भी कराएगी, आंखें बंद है सबकी। अभी भी कराएगी, अभी भी कराएगी। मौलाना साहब को 10 बोला 3 दिन मारे, अभी भी कराएगी। प्राची सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल तो ये है कि भारत सिर्फ हैदराबाद तक सीमित तो है नहीं। यहाँ पर बात समस्त भारत में जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है उनका मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट और किस तरह से। सबसे पहली बात है कि ये पसमानदा समाज के लिए बात हो रही थी। मोदी सरकार से पहले, मोदी जी से पहले आप लोगों ने कब पसमानदा मुसलमानों की बात की थी? आपने तो जो आपके संगठन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, उसमें महिलाओं को और पसमानदाओं को अब जगह तक नहीं देते। विमेन विंग उन्होंने डिसमेंटल कर दिया। तो सबसे पहली बात यही है कि आप कौन सा एहसान जता रहे हैं? अगर हैदराबाद में एक कॉलेज और एक सोसाइटी बन गई तो पूरा भारत कवर हो गया। इतने सालों से वक्फ के नाम पर जो स्कैम्स चल रहे हैं उस पे सवाल ना किए जाए। अब जब सारी ट्रांसपेरेंसी की बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आपका काम ही है कि लोगों को झूठ के आधार पर भड़काकर अपनी राजनीति करना। और आप यहां पर बैठे हुए मौलाना हो कि आप ओवैसी की पैरोकारी करें, बड़े शर्म की बात है। आपको तो सवाल उठाने चाहिए कि वक्फ का माल खाना, गबन करना कितना बड़ा गुनाह है जो अल्लाह के और जो समाज के कार्यों के लिए हो, जो समाज के और अल्लाह के राह में रखा गया। उस समाज पे, उस जमीन पे कितनी ज्यादा गबन होता है, चोरी होती है, उस पे आपने सवाल नहीं उठाया। आपको तो सवाल उठाने चाहिए थे एक मौलाना की हैसियत से कि भाई गरीबों का हक पूरे भारत में जहां जहां भी मारा जा रहा है। सिर्फ हैदराबाद में कॉलेज बना देने से सारी चीजें धुल जाती है? हजारों लाखों प्रॉपर्टीज है, इतने बड़े बड़े स्कैम है, उस पर सवाल कीजिए। और सिर्फ ये आप इस 10 सालों की बात करेंगे, इससे पहले 77 सालों की बात कीजिए। और सबसे पहली बात यह है कि जब आप भारत में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करते हैं, जब भारत बना, सबको समान अधिकार मिले, मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, तो उस आधार पे तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड जैसा कोई प्रोविजन भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सभी हिंदू राजाओं ने अपनी जमीन दी थी, तो सबको सरकार के पास जमीन जानी चाहिए थी। मोदी सरकार कौन से मुसलमानों को फायदे दे रही है? किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप उज्ज्वला योजना, किसी भी आप योजना की बात कर, अजीज खान जी, जब वक्फ की प्रॉपर्टी से आपको खबर गरीब मुसलमानों को मिलने वाले फायदे की बात करूं तो टिप्स पर कुछ एक आध चीजें गिनाई जाती हैं जो कि एक स्टेट सेंट्रिक होती है। वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है अजीज खान जी, आप बताइएगा, मेरा आंकड़ा तो शायद गलत लग जाएगा। और उस प्रॉपर्टी का कितना % फायदा गरीबों को हो रहा है ये बताइएगा। देखिए प्राची जी, यही तो मैं बताना चाह रहा था, आप मुझसे पूछ ही नहीं रही, मैं इतनी टाइम से उंगली उठा रहा हूं। देखिए मोदी जी संशोधन ला के सारे मुसलमानों की गरीबी खत्म कर देंगे, ये इसमें तो कोई दोहराई नहीं। अभी इन्होंने क्या किया, 80 करोड़, इस देश में 80 करोड़ परिवार को
ये अनाज दे रहे हैं, 2 टाइम का सिर्फ खाना दे रहे हैं, और वो सब अमीर हो गए। आप वक्त की संपत्ति से मुसलमानों को अमीर कर देंगे। देखिए, ये सब भरमाने की जरूरत नहीं है कि इस प्रॉपर्टी से मुसलमान अमीर हो जाएगा और वो गरीब से अमीर हो मेरा जाएगा। सवाल नहीं था अजीज खान जी, और ना ही ये जवाब मैं आपसे उम्मीद कर रही थी। सीधा सवाल प्राची पूछा से था, पूछ वक्त की लीजिए ना, कितनी यूएन प्रॉपर्टी है का और कितना डेटा फायदा जिसमें भारत मिल रहा ने है 40 करोड़ मुसलमानों को। ऊपर लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, इनको कुछ पता नहीं होता, राजनीति करके भ्रमित कर रहे हैं। नहीं तो आप झूठी बात झूठ नहीं फैलाएंगे यहाँ पर बैठकर, आप बोले। अच्छा, रुक जाइए अंबर जी, सच बोले। नहीं, आप बोले। अरे तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर आप गलत बोले तो आप करेक्ट करूंगी। अच्छा बोलिए अजीज खान जी, बोलिए। नहीं, आप करेक्ट नहीं करिए, आप एंकर नहीं अरे हैं। बोलिए अजीज खान जी, मुद्दे से ना भटकाइए, सवाल पर आइए, लौट कर आइए। हाँ, देखिए, अभी ये कह रहे थे भी इनके बिल में ये जो 28 अगस्त को रखा था कि प्रॉपर्टी को डिजिटलाइज करेंगे, ऑलरेडी है 99.9% जो पॉइंट्स आपको दे दिए गए, जो पॉइंट्स आपने सुन लिए अजीज खान जी, उससे बिल्कुल इधर से उधर नहीं जाना चाह रहे हैं। अरे वेलफेयर की बात कर रही हूँ, उस सवाल का जवाब पूरे डिबेट में नहीं दिया आपने कि कितनी प्रॉपर्टी है वक्फ की और कितना फायदा गरीब मुसलमानों को पहुंचता है, ये नहीं बता पाए आप पूरे डिबेट में अजीज खान जी। फिर कल चर्चा करूंगी, कल बिल आ जाएगा, पढ़कर चर्चा करूंगी और आप भी आइएगा मेरे साथ, कल जरूर समझाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।